नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो पॉलिटी से रिलेटेड है, साथ ही साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी की, यानी कि समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता की हम लोग बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूसीसी, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे हम इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया आपको तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो यूसीसी क्या है, लिखते हैं यूसीसी का अर्थ। तो यूसीसी का अर्थ क्या है, पहले ये जानते हैं। तो यूसीसी की अगर फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। ये चर्चा में क्यों था, ये इसकी बात करते हैं। तो साल 2024 में जो चल रहा है हमारा, तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, एक बिल बनाया, और उत्तराखंड सरकार ने बिल बना के राष्ट्रपति को जब बिल बनाया तो विधेयक को अपने यहाँ पारित कर लिया। जब उनके यहाँ वो पारित हो गया तो उन्होंने वो बिल जो है राष्ट्रपति के लिए भेजा, विधेयक को, और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो बिल जो है विधेयक बन गया और ये कानून लागू हो गया यूसीसी का उत्तराखंड में। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि यूसीसी को समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह उत्तराखंड है। हालांकि यूसीसी जो है पहले ही गोवा में एक बन चुका था, जिसको पुर्तगाली समान नागरिक संहिता कहते हैं। पुर्तगाली समान नागरिक संहिता बोलते हैं। तो ये जो है ये यूसीसी से अलग है। अगर क्वेश्चन आए कि गोवा के बाद दूसरा राज्य कौन सा, तो उत्तराखंड, और कानून के माध्यम से स्वतंत्र भारत में बनने वाला है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है, समान नागरिक संहिता को या समान नागरिक कानून को लागू किया है, तो उत्तराखंड है। अच्छा, अब देखते हैं कि यूसीसी का अर्थ क्या होता है। यूसीसी क्या होता है कि भारत में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनके लिए क्या है कि अलग अलग कानून बने हुए हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिमों के लिए अलग कानून। अगर यहाँ एक तरफ मुस्लिम लिखे हैं और दूसरी तरफ हिंदू लिखे हैं तो इनके जो है कानून वो अलग अलग हैं। इनको जो है व्यक्तिगत कानून बोलते हैं या पर्सनल लॉ बोलते हैं। इसको व्यक्तिगत कानून बोलते हैं, व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इनके 2 कानून हैं, इनके 4 कानून हैं। जैसे हिंदू विवाद नियम जो 1955 में बना था। दूसरा उत्तराधिकार अधिनियम ये 1956 में बना था। तीसरा वो है गार्जियनशिप अधिनियम, ये 1956 में बना था। और चौथा है दत्तक ग्रहण अधिनियम या भरण पोषण अधिनियम, ये भी 1955 में बना था। इनके 2 कानून हैं, एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे शरीयत बोलते हैं, ये 1937 में बना था। और एक और है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, और ये बना था आपका 1939 में। तो ये जो 4 कानून हैं जिसको
हिंदुओं के हिंदू माइनॉरिटीज और गार्जियनशिप, इसको पूरा जो है इसका नाम, तो यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, तो इसको जो बोलते हैं हिंदू माइनॉरिटीज बोलते हैं, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप अधिनियम 1956। तो ये दो कानून बने हुए थे जिसके द्वारा हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिमों के लिए अलग कानून, जिसमें उनके व्यक्तिगत मामलों में, व्यक्तिगत मामले क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे विवाह हो गया, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत, इनके जो मामले होते हैं उनको उनसे संबंधित, इन विषयों से संबंधित जो मामले होते हैं उनको पर्सनल मामले कहते हैं, इसलिए इनको पर्सनल लॉ बनाया गया। हिंदुओं की कोई बात आती है तो उसमें इनके लिए कानून बने, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये बने हुए हैं। तो ये अलग अलग कानून बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं। अभी कोई एक कानून देश में नहीं आया जिसके माध्यम से हम कह सकें कि यूसीसी आ गया है, लेकिन दो और कानून बने हैं जो धर्मनिरपेक्ष कानून कह सकते हैं जिसको। जैसे एक कानून इधर बना हुआ है, मैं देख ले रहा हूँ कि आपको पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नीचे तक, ठीक है। तो दो कानून इसके बने हुए हैं। जैसे अगर पहला कानून का है, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मुस्लिम कानून है ये। जैसे दो धर्मनिरपेक्ष कानून बने हुए हैं, चाहे धर्मनिरपेक्ष कह लो चाहे पंथ निरपेक्ष कह लो। तो एक कानून है विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एक नंबर, और नंबर दो कह सकते हैं प्रतिपाल्य या संरक्षक अधिनियम। तो ये भी बना हुआ है। ये दोनों ही अधिनियम, एक 1954 में आया था और एक 1954 में आया था, और एक ये वाला 1890 में आया था। ये दो कानून और आए थे जिनके माध्यम से विशेष विवाह अधिनियम और संरक्षक या प्रतिपाल्य कह लो, या वैसे तो संरक्षक है पहले, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, संरक्षक या प्रतिपाल्य अधिनियम। तो ये 1897 में आया था, वैसे तो 1897 में आया था, 1890 में। तो इस तरीके से ये दो कानून और थे जो सभी के लिए थे। विशेष विवाह अधिनियम में क्या है कि अंतरजातीय विवाह कोई कर सकता है, अंतरजातीय नहीं, अंतरधार्मिक विवाह। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि विशेष विवाह जो अधिनियम था, जिसको हम विशेष विवाह अधिनियम जानते हैं 1954 वाले को, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, और नंबर दूसरे पे संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। तो ये जो विशेष विवाह अधिनियम है इसमें क्या है, अंतरजातीय गलत हो रहा है, अंतरधार्मिक होना चाहिए, अंतरधार्मिक विवाह की इसमें अनुमति होती है। और ये संरक्षक यानी कि जो अभिभावक है, संरक्षक और अभिभावक वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की कि वो बच्चों के लिए उसको संरक्षण प्रदान करें, ये आदि बात है। तो ये पंथ निरपेक्ष की बात जो थी, पंथ निरपेक्ष वाले कानून है, अर्थात ये सभी पे लागू होते हैं, विशेष विवाह अधिनियम और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम। अब उनके बाद ये यूसीसी लाने का ये कॉन्सेप्ट आया। तो यूसीसी लाने का कॉन्सेप्ट जो है, कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कुछ केसों के माध्यम से इस पर बात की गई है। तो पहले जो है केसों के माध्यम से देखते हैं कि इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। 3 केस आए थे। एक आया था सावानों का केस जो 1985 में आया, इसको देखते हैं। कुछ केस आए थे
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला आया साबानो केस 1985 में। दूसरा आया सरला मुदगल केस 1995 में। और एक आया पाउलो काउंटी केस 2019 में। तो इस केस में ये बोला गया कि सभी के लिए एक समान गुजारा भत्ता होना चाहिए। तो गुजारे भत्ते की जब बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गुजारा भत्ता जिसमें दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कोई ऐसा यूसीसी बनाओ, समान कानून बनाओ जो सभी पर बराबर लागू हो, लेकिन ऐसा कानून नहीं बन पाया। उसके बाद एक और केस आया सरला मुदगल का। तो इसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है तुम सभी के लिए, सरला मुदगल में ये बोला कि तुम सभी के लिए अगर लैंगिक समानता चाहते हो, क्या चाहते हो, लैंगिक समानता, तो एक यूसीसी कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए लैंगिक समानता लाए। और पाउलो काउंटी केस में ये बोला कि अगर तुम्हें समान व्यवस्था चाहिए, समान व्यवस्था, तो समान कानून लाओ। तो ये 3 केस हैं जिसके कारण और ज़्यादा संसद पे प्रभाव पड़ता है कि वो यूसीसी लाए। अब प्रॉब्लम यही है कि जो है धार्मिक जो कुछ आर्टिकल हैं उस पर ये बोला जाता है 24, 25, 26 में, 25, 26 और 27 में कि आप क्या है कि धार्मिक आधार पर उनकी क्या है मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। परंतु एक बनाया गया समाज के लिए। अब ये संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे दिया गया वो देखते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान देता है यूसीसी बनाने के लिए। तो यूसीसी बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान में कोई प्रावधान है क्या? हाँ, प्रावधान है। संविधान में जो है भाग 4 देखो चल रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक है। संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता लाएगा। लेकिन वो समान नागरिक संहिता वो दूसरे प्रकार की बात की जा रही है, परंतु कुछ जो है जानकार ये कहते हैं, जानकार तो मैं भी हूँ, लेकिन संविधान को जानने वाले अन्य लोग ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता उस क्षेत्र में बात की जा रही है कि सभी के लिए समान कानून हो। समान कानून वैसे भी हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, अन्य कानून है, पर समान कानून का मतलब यहाँ वो नहीं है कि व्यक्तिगत मामलों में आप हस्तक्षेप कर पाए। खैर, ये प्रावधान समान नागरिक संहिता के लिए बोला गया है। तो ये पावर देता है समान नागरिक संहिता के लिए आर्टिकल 44 अनुच्छेद भाग 4। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है यूसीसी के बारे में बताई थी। तो उत्तराखंड पहला राज्य हो गया। अच्छा, उत्तराखंड के बाद भी 2 राज्य काम कर रहे हैं, जैसे एक असम हो गया और एक गुजरात हो गया। ये 2 राज्य और यूसीसी के लिए काम कर रहे हैं, पर अभी इन्होंने कोई ऐसा बिल पारित नहीं किया है जिससे कि पूरे राज्य में वो लागू हो सके। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं रखते हैं। इस टॉपिक के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।